Hello students, welcome to the next part of the solutions. So अब तक हमने कंप्लीट किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, concentration terms, solubility. So our next topic is vapor pressure. So we will start with some basic terms. So यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स दिए हुए हैं, पहले उनको समझ लेते हैं ताकि हमें आगे समझने में थोड़ी आसानी हो. ओके, सो सबसे पहला टर्म है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर. सी हमारे पास सपोज़ एक कंटेनर है और कंटेनर में कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं. यहाँ पे हमें दिख रहा है ब्लू पार्टिकल्स है और ग्रीन पार्टिकल्स है. सी होता क्या है कि ये पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं इस कंटेनर के अंदर. तो जब ये सरफेस को स्ट्राइक करेंगे तो कुछ प्रेशर लगाएंगे. सो बेसिकली होता क्या है कि ये अपने अपने पार्टिकल्स अपना अपना प्रेशर लगाते हैं. सो जो नेट प्रेशर इन पार्टिकल्स के थ्रू लगाया जाता है उसे हम कहते हैं टोटल प्रेशर. एंड इंडिविजुअल प्रेशर जो एक एक पार्टिकल लगाएगा वो उसका कहलाता है पार्शियल प्रेशर. ओके, दिस यू माइट हैव स्टडीड इन क्लास 11th. ओके, सो नेक्स्ट इज वेपर प्रेशर. सी वेपर प्रेशर क्या होता है, हमारे पास कोई भी एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है. वोलेटाइल सॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि जो अपने आप इवेपोरेट हो जाए, उसे बाहर से कुछ टेम्परेचर देना ना पड़े. जैसे कि हमने देखा एसीटोन. एसीटोन क्या होता है, आप थोड़ा सा हाथ पे लेंगे, थोड़ी देर बाद वो इवेपोरेट हो जाता है. सो ऐसे कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं वोलेटाइल कंपोनेंट्स, जो कि हमारा थर्ड टर्म है वोलेटाइल कंपोनेंट. सो वोलेटाइल मतलब जो अपने आप थोड़ी देर बाद इवेपोरेट हो जाए. सो वेपर प्रेशर होता क्या है बेसिकली, सपोज़ हमने एक कंटेनर लिया है और उसमें हमने एक सॉल्वेंट डाला है जो कि वोलेटाइल है. तो होगा क्या, वोलेटाइल होने की वजह से ये इवेपोरेट होगा, बट कंटेनर जो है वो क्लोज्ड है. सो क्लोज होने की वजह से इसके वेपर्स यहीं पे आसपास ऊपर की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे और इस सॉल्वेंट पे वो प्रेशर लगाएंगे. उस प्रेशर को बोला जाता है वेपर प्रेशर. ओके, सो नेक्स्ट इज़ डाल्टन्स लॉ. से डाल्टन्स लॉ ये कहता है हमें कि सपोज़ आपके कंटेनर में कोई दो गैसेस है. यहाँ पे हमें दिख रहे हैं रेड कलर के पार्टिकल्स और ब्लू कलर के पार्टिकल्स. सो सपोज़ ब्लू कलर के पार्टिकल्स एक पार्शियल प्रेशर लगाते हैं इस कंटेनर पे P1 और रेड कलर के पार्टिकल्स एक पार्शियल प्रेशर लगाते हैं इस कंटेनर पे P2. So the value of total pressure on the container will be P1 plus P2. That is Dalton's law. Okay. So next term is enthalpy change. So basically enthalpy change होता क्या है, जब हम किसी सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट ऐड करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा सोल्यूशन बनता है उसकी हीट में कुछ चेंजेस आते हैं. या तो सोल्यूशन जो होगा वो गर्म हो जाएगा, हीट इवॉल्व होती है, या फिर सोल्यूशन जो होता है वो ठंडा हो जाता है. जब वाटर में हम KCl डिज़ोल्व करते हैं तो जनरली जो सोल्यूशन बनता है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है. जब वाटर में आप NaOH डिज़ोल्व करोगे तो सोल्यूशन गर्म हो जाता है. सो हो क्या रहा है बेसिकली, जो एनर्जी थी या फिर जो हीट थी, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम वो चेंज होती है. सो दैट इज़ नोन एज एंथैल्पी चेंज. सो नेक्स्ट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस. सो बेसिकली होता क्या है, जब सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो जो आयनिक सोल्यूट और पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं इनके बीच में इंटरैक्शंस होते हैं तो उन्हें हम आयनिक इंटरैक्शंस बोलते हैं. जब हम नॉन पोलर सोल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो कई बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. सो उनको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शंस बोलते हैं. सो इस टाइप के इंटरैक्शंस जब मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हो सो दे आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, और ये बहुत सी प्रॉपर्टीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज़ डेविएशन. सो डेविएशन होता क्या है, हमने पढ़ा होगा एनालिटिकल केमिस्ट्री में, जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है वो एक्चुअल वैल्यू से अलग आती है, डिफरेंट आती है. सपोज़ हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, हमारा एक्सपेरिमेंट में आंसर आना चाहिए था 5 और जब हमने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया तो हमारा आंसर आया 7. सो जो करेक्ट वैल्यू थी उससे हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो थोड़ी सी डिफरेंट आई, मतलब +2 का डिफरेंस आया एक्स्ट्रा, मतलब हमने कहीं कैलकुलेशन एरर कुछ किया होगा. सो इस चीज़ को हम बोलते हैं डेविएशन. अब डेविएशन दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन. से पॉजिटिव डेविएशन जब हमारी जो
एक्चुअल वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू प्लस में आए, पॉजिटिव या ज़्यादा आए, तो उसे हम पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। और नेगेटिव डेविएशन क्या होगा? ऑफ कोर्स कम आएगी वैल्यू, तो हम उसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव डेविएशन। ओके, सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। सो इन जनरल जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वोलेटाइल मतलब जो इजीली इवेपोरेट हो जाए। और जो सोल्यूट होता है दैट मे और मे नॉट बी वोलेटाइल, मतलब वोलेटाइल हो सकता है, वो वोलेटाइल हो सकता है वोलेटाइल ना हो। सी, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है तो वेपर प्रेशर में कैसे चेंजेस आते हैं। सी, हमारे पास यहाँ पे इस कंटेनर में एक ग्रीन कलर के एक कंपोनेंट है। सो सपोज उसका वेपर प्रेशर है P01, इट इज़ इन प्योर फॉर्म। नेक्स्ट सेकेंड कंटेनर में हमारे पास एक ब्लू कलर का कंपोनेंट है, उसका वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में P02। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा चेंज होगा। सो उसकी वैल्यू जो होगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। सो द वैल्यू विल बी P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब जो P1 वैल्यू आई है दैट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ अ component 1 in solution, and P2 जो वैल्यू आएगी that will be the vapor pressure of component 2 in the solution। और इन दोनों का जो वेपर प्रेशर की नेट वैल्यू होगी that will be the total pressure। ओके, और जो ये वेपर प्रेशर की वैल्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द मोल फ्रैक्शन, जिसे हम राउंड्स लॉ में पढ़ेंगे और उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे। ओके, सो आई गेस दिस इज अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट इज राउंड्स लॉ। ओके, सो राउंड्स लॉ बोलता है कि सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। okay, so basically बोलना क्या चाह रहा है, ये जो solution हम volatile liquids में बनाते हैं उनका जो partial vapor pressure होता है each component का। suppose हमारा component हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा था, एक ब्लू कंपोनेंट था और एक ग्रीन कंपोनेंट था, तो उन दोनों का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा उनके मोल फ्रैक्शन पे कि उनके कितने मोल्स डिज़ोल्व हुए हैं सॉल्यूशन में। अगर मोल्स कम होंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, मोल्स ज़्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ओके, सो यहाँ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, पी आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आई। सो पी आई क्या है? किसी भी एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर और एक्स आई उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन। सपोज़ अगर हम येलो वाले कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो पिक्चर में हमें दिख रहा है, तो उसका अगर पार्शियल वेपर प्रेशर पी आई है तो वो डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर जो कि है एक्स आई। सी, अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन कम होंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। अब यहाँ का प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं कांस्टेंट से P0I। तो P0I क्या है? बेसिकली जो कंपोनेंट हमने लिया था उसका प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होता है उसकी वैल्यू है। सपोज़ अगर हमने सिर्फ येलो कंपोनेंट ही लिया है, उसमें ग्रीन वाला कंपोनेंट डिसॉल्व नहीं किया है, तो उसके जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी दैट विल बी P0I। ओके, सो नेक्स्ट हम डिराइव करेंगे एक एक्सप्रेशन जो कि वेपर प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से रिलेट करता है। सी, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि जो टोटल प्रेशर होता है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होता है। सी, सपोज़ हमने दो कंपोनेंट लिए हैं, एक कंपोनेंट लिया है 1, एक कंपोनेंट लिया है 2, तो अगर सॉल्यूशन बनाते हैं उन दोनों कंपोनेंट्स का, तो एक कंपोनेंट का अगर पार्शियल प्रेशर होता है P1, दूसरे कंपोनेंट का अगर पार्शियल प्रेशर होता है P2, तो जो दोनों कंपोनेंट का टोटल होगा दैट विल बी द टोटल प्रेशर। सी, और हमें राउल्स लॉ से पता है कि जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ये हमने पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था। सो P1 की वैल्यू हो जाएगी P01 x1 के बराबर और P2 की वैल्यू हो जाएगी P02 x2 के बराबर। यह भी हमने राउल्स लॉ में देखा था पीछे। सो हम रिप्लेस कर सकते हैं उसे। ओके, सो रिप्लेसिंग the values of P1 and P2 will get P total is equal to P01 x1 plus P02 x2 and P02 x2। नेक्स्ट हमें पता है मोल फ्रैक्शन से कि किसी
एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर हम दूसरे कंपोनेंट को निकालना है तो 1 से माइनस कर दो तो हमें मिल जाएगा सी। यहाँ पे अगर हमें x2 का मोल फ्रैक्शन पता है सो हम x1 का कैसे निकालते हैं 1 माइनस x2, सो x1 का मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ रिलेशन। सो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x1 को हम रिप्लेस करेंगे 1 माइनस x2 से सी। सो आवर इक्वेशन विल बिकम p total इज इक्वल टू p नॉट 1 ब्रैकेट 1 माइनस x2 प्लस p नॉट 2 x2। ओके, सो अब इसमें हम कॉमन निकाल लेंगे x2। सो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा p टोटल इज इक्वल टू p नॉट 1 प्लस p नॉट 2 माइनस p नॉट 1 इंटू x2। सो बेसिकली दिख क्या रहा है हमें यहाँ पे कि जो p टोटल है, यहाँ टोटल वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे। यहाँ पे देखिए सिर्फ x2 की वैल्यू आ रही है, x1 की वैल्यू नहीं आ रही। किसी भी एक कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, या तो वो x1 होगा या तो x2 होगा। हमने यहाँ 1 माइनस x2 किया था, हम यहाँ पे 1 माइनस x1 भी कर सकते थे। ठीक है, बेसिकली जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो डिपेंडेंट होता है किसी भी एक कंपोनेंट पे। आइदर यू कैन टेक x1 और यू कैन टेक x2। सी कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमारा वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी रिलेटेड टू ओनली वन कंपोनेंट। ये हमने एक्सप्रेशन से निकाला, देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही कंपोनेंट आ रहा है x1, x2 x1 नहीं आ रहा है। सो नेक्स्ट इज p टोटल वेरीज लीनियरली विथ कंपोनेंट 2। से लीनियर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का अगर हम प्लॉट बनाएंगे, सो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कंपोनेंट 2 की चेंज होते जाएगी, टोटल प्रेशर की वैल्यू भी वैसे वैसे चेंज होते जाएगी एंड दैट विल बी लीनियर चेंज। ओके, नेक्स्ट इज p टोटल डिक्रीजेस और इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ x1। सो नेक्स्ट इज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम एक कंपोनेंट a और एक कंपोनेंट b के जब प्योर फॉर्म में हो और जब उनका सॉल्यूशन हो तो उनका प्लॉट किस प्रकार से बनेगा। सो यहाँ पे प्लॉट ऑलरेडी बना हुआ है, बट हम थोड़ा सा इसे बनाना सीखते हैं कैसे बनेगा। सो लेट्स लर्न हाउ इट विल बी डन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी एक कंपोनेंट लेते हैं, सपोज दैट कंपोनेंट इज़ a। ओके, सो नेक्स्ट अब इस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर इज़ p नॉट a। सो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ क्या होगा, pa इज इक्वल टू p नॉट a इंटू xa। ओके, अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx से। सो y इज इक्वल टू mx इज व्हाट फॉर स्ट्रेट लाइन। सो अब हम इसे ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस पे क्या आ जाएगा pa और x एक्सिस पे क्या आ जाएगा xa। अब हम xa में दो वैल्यूज़ पुट करेंगे, मोल फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1 से ज़्यादा मोल फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं हो सकती। तो पहले जब हम मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो xa विल बी इक्वल टू 0, तो pa की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। सो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे 0। ओके, नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1। सो अब हम क्या करेंगे, xa की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो pa की वैल्यू क्या आ जाएगी p नॉट a। सो यहाँ पे हम कोई भी एक रैंडम पॉइंट मार्क कर सकते हैं, दैट विल बी p नॉट a। अब दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर। सो नेक्स्ट हम सेकेंड कंपोनेंट के लिए ड्रॉ करेंगे। सो सपोज हमारा सेकेंड कंपोनेंट है b। सो अब अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ इस कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, pb इक्वल टू p नॉट b इंटू xb, इसके मोल फ्रैक्शंस के बराबर होगा। सो नेक्स्ट हम xb की दो वैल्यू पुट कर सकते हैं। सी मोल फ्रैक्शन की अभी मैंने बताया था आपको दो वैल्यूज़ हो सकती है, या तो मिनिमम वैल्यू 0 या मैक्सिमम वैल्यू 1। सो पहले मिनिमम वैल्यू जब 0 हम पुट करेंगे तो pb की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सो हम इस एक्सिस पे 0 पॉइंट मार्क करेंगे, देन मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट करेंगे तो नेक्स्ट हमारा जब आएगा तो pb की वैल्यू क्या आ जाएगी p नॉट b के इक्वल। सो वी विल कनेक्ट बोथ द पॉइंट्स एंड वी विल गेट अ लीनियर प्लॉट। सी अब हम कंपोनेंट A और कंपोनेंट B को एक दूसरे में मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे। तो किस टाइप का प्लॉट बनेगा, जो हमने पहली स्लाइड में देखा था उस टाइप का प्लॉट बनेगा, दोनों कंबाइंड।
क्योंकि अब जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी दैट विल बी पी टोटल, एंड पी टोटल विल बी डिपेंडेंट ऑन पी ए एंड पी बी. सो लेट्स लर्न हाउ वी विल ड्रॉ दैट ग्राफ. See, we know that suppose A component का पार्शियल प्रेशर पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए था और बी कंपोनेंट का पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी था. सो जब हम दोनों प्लॉट को कंबाइन करके एक ही एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखे. सी, हमने इस ग्राफ को इंडिविजुअली ड्रॉ कर चुके हैं, पी ए और एक्स ए को और पी बी और एक्स बी को. अगर हम कंबाइन करते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें ये ग्राफ. एंड now we will find out the value of total pressure. total pressure जब हम A component और B component दोनों को मिक्स करेंगे और सॉल्यूशन बनेगा, तो टोटल प्रेशर हम फाइंड आउट करेंगे और उसका प्लॉट कैसा आएगा देखिए. सो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था. सो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस ब्रैकेट पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी. से अब हम यहाँ पे एक्स बी की दो वैल्यूज़ पुट करेंगे. एक वैल्यू होगी 0 और एक वैल्यू होगी 1. तो सबसे पहले जब हम 0 वैल्यू पुट करेंगे एक्स बी की, सो क्या हो जाएगा, पी टोटल विल बी इक्वल टू पी नॉट ए. तो पी नॉट ए पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे. नेक्स्ट एक्स बी की वैल्यू हम एक्स बी की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे. सो 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए और पी नॉट ए कैंसिल हो जाएगा, पी टोटल की वैल्यू हो जाएगी पी नॉट बी, और हम इस पॉइंट को मार्क करेंगे. अब जो दो पॉइंट हमें मिले उन दोनों को इंटरकनेक्ट कर देंगे. सो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और टोटल प्रेशर की वैल्यू पता चल जाएगी. सो दिस इज़ हाउ द प्लॉट विच वाज गिवन इन द प्रीवियस स्लाइड. सो ये प्लॉट हमें मिल गया. सो प्लॉट से हमें क्या पता चलता है, इट्स अ लीनियर प्लॉट जिसमें हमने एक कंपोनेंट और दो कंपोनेंट को बनाया है. जो पी टोटल की वैल्यू है दैट इज़ लीनियर विथ x2. द मिनिमम वैल्यू ऑफ द टोटल प्रेशर इज़ पी नॉट 1. पी नॉट 1 या फिर हम ले सकते हैं पी नॉट ए अगर हमने एक कंपोनेंट कंसिडर किया तो, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी पी टोटल की दैट विल बी पी नॉट बी. सी, अब पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू डिपेंड करती है कि कौन कितना वोलेटाइल है. जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसके पी नॉट की वैल्यू हाई होगी, जो कम वोलेटाइल होगा उसके पी नॉट की वैल्यू कम होगी. सो हमने जो प्लॉट बनाया था दैट वाज डिफरेंट एंड दिस प्लॉट इन द पिक्चर इज़ डिफरेंट. ओके, सो नेक्स्ट इज़ composition of vapor phase in equilibrium with solution. सी, अभी हमने सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करना सीखा था, वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था. अब हमें अगर वेपर फेज़ में कितने मोल्स प्रेजेंट है ये कैलकुलेट करना है तो हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे. ओके, सो सपोज़ y1 और y2 मोल फ्रैक्शंस है वेपर फेज़ में. जैसे कि हमारे सॉल्यूशन फेज़ में क्या मोल फ्रैक्शंस होते थे, x1 और x2 होते थे, या xa और xb जो भी आप कंसिडर करें. सो हमारे वेपर फेज़ में अब हम कंसिडर कर रहे हैं. सो वेपर फेज़ में हमारे मोल फ्रैक्शंस है y1 एंड y2. सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ इसकी वैल्यू होती है दैट इज़ P1 इज इक्वल टू y1 इंटू पी टोटल, और P2 की वैल्यू होगी y2 इक्वल टू पी टोटल. सो इसका जनरल टर्म अगर हम निकालें सो दैट विल बी इक्वल टू पी आई इक्वल टू वाई आई इंटू पी टोटल. सो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम इसको थोड़ा और इजी बनाएंगे. सी, यहाँ पे दिख रहा है हमें y. सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आई बाय पी टोटल. सो पी आई क्या होता है, हमने देखा था राउल्ट्स लॉ से. सो दैट इज़ इक्वल टू पी आई इज़ इक्वल टू एक्स आई प्लस पी नॉट आई. सो अगर हम उस टर्म को यूज़ करें, सो अगर हम कंपोनेंट 1 के लिए यूज़ कर रहे हैं सो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा, और कंपोनेंट 2 के लिए यूज़ करें तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा. तो डायरेक्ट वैल्यूज़ अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं सो इनमें डायरेक्टली हम मोल फ्रैक्शन, प्योर सॉल्वेंट की पार्शियल प्रेशर की वैल्यू, टोटल प्रेशर की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें वेपर फेज़ में कितने मोल्स प्रेजेंट है वो हमें पता चल जाएगा. सो दिस इज़ ईजी. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ. सी, हेनरीज लॉ हमने पढ़ा था, उसका एक्सप्रेशन क्या है, पी आई इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स आई. उसमें भी पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था. और राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, पी आई इज इक्वल टू पी नॉट आई एक्स आई.
सो बेसिकली दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, बट यहाँ पे जो कांस्टेंट है हेनरीज लॉ में के एच हमारा कांस्टेंट होता है और राउल्ट्स लॉ में पी नॉट आई जो कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है। सो अगर एक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है तो उसमें क्या होगा, के एच की वैल्यू और पी नॉट की वैल्यू दोनों सेम हो जाएगी। सो उस केस में हम राउल्ट्स लॉ को एक हेनरी लॉ का स्पेशल केस कंसिडर कर सकते हैं। ओके क्योंकि जो हमारा सॉल्वेंट वो होगा वो लिक्विड फेज में नहीं होगा, सारा का सारा वेपर फेज में होगा। सो दैट विल बी लाइक हेनरीज लॉ। ओके सो हमारे जो वेपर प्रेशर वाला टॉपिक था आज का वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट राउल्ट्स लॉ का सेकेंड पार्ट है, सो दैट विल बी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। एंड उसके बाद हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्व करेंगे और जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको करते रहेंगे। साथ ही साथ जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीरीज़ चल रही है उसमें आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहिए। ओके देन नोट्स बनाइए, जितने भी वीडियोस बने सारे वीडियोस के नोट्स बनाइए एंड जस्ट कीप लर्निंग। ओके थैंक यू।